जब गवाह कर रहे हों गुमराह, जब सबूत देते हैं फरेब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं, डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार, मैं हूं माधव तिवारी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में मैं और मेरी टीम करती है संगीन जुर्म की पड़ताल और कोशिश करती है ये जानने की कि एक अपराधी के दिल और दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि उसकी रगों में पनपने लगता है विषैला बीज, वो भी जुर्म का। हम ये भी कोशिश करते हैं पता करने की कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और एक अपराधी सलाखों के पीछे जाता है या फिर मिलती है उसे सजाए मौत। हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक जारी रहेगी जब तक अपराधी नहीं पहुंच जाता है सलाखों के पीछे। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। वो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं। वो हमारे और आपके बीच में रहते हैं और हर वक्त एक संगीन जुर्म को अंजाम देने की प्लानिंग करते रहते हैं। ऐसे ही अपराधियों से आपको कराने सतर्क और सावधान हम लेकर आए हैं यूपीज मोस्ट वांटेड। यूपीज मोस्ट वांटेड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिमिनल की जो सिर्फ यूपी में दहशत नहीं फैलाता है, वो पूरे देश में उसका नेटवर्क है और जो गवर्न होता है हिंदुस्तान के बाहर की शख्सियतों से। वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है और उसका नाम है अताउर रहमान। उसको सुपारी किलर कहा जाता है। अपराध जगत की सुर्खियों में छाए रहने वाले मुख्तार अंसारी गैंग, जिसकी धमक पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी है। इसी गैंग का ही एक गुर्गा जिसका नाम अताउर रहमान उर्फ बाबू। ये वो दौर था जब जिला गाजीपुर के मुख्तार अंसारी की अपराध जगत में एंट्री हो चुकी थी और धीरे धीरे मुख्तार का नाम उत्तर प्रदेश में भी सुर्खियों में आ गया था। गाजीपुर जिला पिछड़ा होने के चलते बेरोजगारी से जूझ रहा था। अताउर रहमान भी बेरोजगार था और उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि वो बिगड़ैल था। मुख्तार अंसारी अपना दबदबा कायम करने और अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी टीम में तेज तर्रार लड़कों की भर्ती करना शुरू कर देता है। अताउर रहमान पर भी मुख्तार की नजर थी। वो इसकी हरकतों से वाकिफ था। उन्होंने इसको गैंग में शामिल करने का फैसला किया। अताउर रहमान को जब मुख्तार के बुलावे का संदेश मिला तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपराध जगत में कूद गया। ये वो वक्त था जब अताउर रहमान अपराध जगत की पहली सीढ़ी चढ़ रहा था। अताउर रहमान धीरे धीरे मुख्तार अंसारी के कहने पर लोगों को डराने धमकाने लगा। अब वो मुख्तार का सबसे करीबी और भरोसेमंद बन चुका था। मुख्तार की नजरें अब बड़े बड़े व्यापारियों को धमकाने और उनका अपहरण कर फिरौती मांगने में लगी थी। उसने इसका जिम्मा अताउर रहमान को दिया। जब घटनाओं में जहाँ जहाँ मुख्तार अंसारी साहब का नाम आने लगा वहाँ वहाँ घटनाओं में इनका नाम आया और रुंगटा हत्याकांड के बाद ये चर्चा में आए। सूत्र कहते हैं कि मुख्तार के टारगेट पर था मुगल सराय का कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा। मुख्तार ने अपहरण कर फिरौती लेने का काम अताउर रहमान को दिया। नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण करने के लिए अताउर रहमान ने रैकी की
और मौका देखकर उसका अपहरण कर लिया। कुछ दिन बाद आदेश मिलने पर रुंगटा की हत्या कर अताउर रहमान फरार हो जाता है। रुंगटा अपहरण और हत्याकांड के बाद से अताउर रहमान का नाम सुर्खियों में आया। यूपी के मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार अताउर रहमान पर सीबीआई ने इस हत्याकांड के बाद रखा 2 लाख रुपए का इनाम। रुंगटा अपहरण कांड ने यूपी पुलिस को सीधे सीधे एक चुनौती दे दी थी। पुलिस रुंगटा के अपहरणकर्ता को ढूंढ रही थी। पुलिस जांच में अपहरणकर्ता के रूप में अताउर रहमान का नाम सामने आता है। पुलिस और अताउर रहमान के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हुआ और वो पुलिस को चकमा देता रहा। यूपी पुलिस की नाकामी को देख यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो जाता है। अताउर रहमान सीबीआई का शिकंजा कसता देख वो फरारी काटता रहा। सीबीआई ने रुंगटा हत्याकांड में अताउर रहमान पर 2 लाख का इनाम घोषित किया। अताउर रहमान ने कोयला व्यापारी रुंगटा की हत्या कर सनसनी फैला दी थी। यही नहीं, सीबीआई ने उसके ऊपर 2 लाख का इनाम घोषित किया। सूत्र बताते हैं कि अताउर रहमान ने इंडिया को छोड़कर दूसरे देश नेपाल की शरण ली। अताउर रहमान फरार था और इस बीच में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है। वो फरार होते होते सरहदों को पार कर चुका था। अब वो यूपी पुलिस के हाथों से निकल चुका था। सीबीआई इस मामले में आगे बढ़ी, लेकिन नाकाम सीबीआई को इस पर इनाम की राशि बढ़ानी पड़ी और फिर इनाम रखा गया अताउर रहमान पर 5 लाख रुपए का। उसने नेपाल को अपना ठिकाना बनाया। गाजीपुर में कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी को सीधे चुनौती दे रहे थे। तारीख 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के नाम सामने आते हैं। उसमें से एक नाम अताउर रहमान का भी था। इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में सनसनी फैला दी थी और तत्कालीन सरकार ने केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। सीबीआई की जांच में अताउर रहमान का नाम सामने आने पर वो फिर फरार हो जाता है। पुलिस और सीबीआई उसको पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। पुलिस और सीबीआई से बचने के लिए अताउर रहमान अपनी लोकेशन बदलता रहता है। सीबीआई ने थक हार कर अताउर रहमान पर इनाम की राशि 3 लाख रुपए बढ़ा दी। अब अताउर रहमान 5 लाख का इनामी बदमाश हो चुका था। ये हमारे यहाँ एक गैंग पंजीकरण है IS 191, उसका मेंबर है। 2005 में इसका अंतिम अपराध हमारे यहाँ भावरकुल थाने का 302 का है। उसके पहले 1997 में इसने इसके खिलाफ अपराध पंजीकृत है और नई दिल्ली में 1993 का एक अभियोग पंजीकृत है। निदेशक सीबीआई द्वारा इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अताउर रहमान बहुत शातिर अपराधी बन चुका है और वो पुलिस और सीबीआई से बचने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे कि वो पुलिस और सीबीआई की रडार पर आ जाए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अपराधियों पर इनाम बढ़ाने की बजाय अपने सूत्र मजबूत करने और अपराधियों को पकड़ने की पहल करनी चाहिए। अताउर रहमान आज भी है फरार और पुलिस और सीबीआई के साथ कर रहा है आंख मिचौली। ऐसे कई अपराधी हैं जो आपके और हमारे बीच में रहते हैं और संगीन जुर्म को अंजाम देने की साजिश रचते रहते हैं। ऐसे अपराधियों से रहना है आपको सतर्क और सावधान।
इन्वेस्टिगेशन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बने रहिए हमारे साथ। जब गवाह कर रहे हों गुमराह, जब सबूत देते हैं फरेब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं, डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। जब गवाह कर रहे हों गुमराह, जब सबूत देते हैं फरेब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं, डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लुटेरे की, एक खूनी लुटेरे की, जो वर्दी की पकड़ से दूर है, लेकिन हमारे और आपके बीच में रहता है और कभी बीहड़ों में दहाड़ता है तो कभी गांव में दहशत फैलाता है। वो उसका नाम है बबली कोल, जो बन चुका है दहशत का पर्याय और जो है अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर। डकैती की दुनिया का बेताज बादशाह है वो, जिसकी गोलियों की आवाज दिलों में खौफ पैदा कर देती है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है, जिसकी बूटों की धमक चित्रकूट के जंगल में दंगल करती है, जो मौत देने के लिए हर पल रहता है तैयार, जो हर पल पुलिस की आंख में धूल झोंककर हो जाता है फरार। 5,30,000 का इनामी है वो, जिसका इंटर स्टेट नंबर है 262। वो कुख्यात है डकैत बबली कोल। उत्तर प्रदेश का जिला चित्रकूट, जो हमेशा से दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहां समय समय पर दस्यु ददुआ, ठोकिया, रागिया, बलखड़िया ने खौफ का खेला है खूनी खेल। और इन दस्युओं का आतंक उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी रहा है। इन डकैतों के खात्मे के बाद डकैत बबली कोल का नाम पाटा के जंगलों में दहशत बनकर गूंज रहा है। डकैत बबली कोल का नाम यूपी और एमपी के बीहड़ इलाकों में दहशत फैलाने का काम करता है। हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण जैसे तमाम जघन्य मामले उसके आपराधिक रिकॉर्ड को ऐतिहासिक बनाते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी है। बबली कोल पर 39 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसे इसकी दहशत कहा जाए या पुलिस की नाकामी कि पुलिस को उसका सुराग अब तक नहीं लग सका है। कई सालों से बबली कोल और पुलिस के बीच तू डाल और मैं पात का खेल चल रहा है, लेकिन हर दबिश में वो पुलिस के हाथों से बच जाता था। आखिर क्यों? क्योंकि ये उसके वसूल थे जो उसे बचा ले जाते थे। आखिर कौन है बबली कोल और कैसे उसने अपनी बादशाहत को कायम रखा, कैसे उसने बनाई दहशत की एक नई दुनिया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चित्रकूट जिले के डोंडा सोसाइटी के गांव कोलान टिकरिया के मजदूर के घर में जन्मे बबली ने पढ़ाई पूरी ही नहीं की। पहली बार 2007 में वो एक संगीन मामले का आरोपी बनकर जेल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात लाल पटेल से होती है। कुछ दिन जेल में रहने के बाद जब वो रिहा हुआ
तो दोनों पाटा के जंगलों में कूदे। बस यहीं से बबली की आपराधिक दुनिया की शुरुआत हो गई। उन दिनों बलखड़िया गैंग की सुर्खियों ने बबली को उससे जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 2012 में बलखड़िया से मुलाकात के बाद वो उसका सबसे भरोसेमंद शूटर बन चुका था। बलखड़िया के एक इशारे पर बबली मौत का तांडव करने से भी पीछे नहीं हटता। उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हत्या, लूट और डकैती जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देकर अपनी बादशाहत कायम करनी शुरू कर दी। पुलिस की दबिश भी उसका कुछ बिगाड़ ना सकी। उसकी बादशाहत के पीछे उसके अपने कुछ उसूल भी थे, जिसे उसका गैंग सिर आंखों पर रखता था। इस डकैत गैंग पर 5,30,000 रुपए का इनाम है, जिसमें 5 लाख उत्तर प्रदेश से और 30,000 मध्य प्रदेश से है। गैंग के विरुद्ध लगभग 39 अभियोग पंजीकृत हैं जनपद के विभिन्न थानों में। बबली पर हत्या का पहला मामला साल 2012 में दर्ज हुआ। सूत्रों के मुताबिक बबली ने टिकरिया गांव के ही एक परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दहशत मचा दी थी। पाठा के जंगलों में बबली कोल ने दस्युओं की दहशत फैलाने की परंपरा को जारी रखा। यही नहीं, उसने चित्रकूट और आसपास के गांवों में दहशत की इबारत लिखना शुरू की। जून 2012 में बबली कोल ने डोंडा टिकरिया गांव के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की पहले नाक काटी और फिर पैर और हाथों को गोलियों से लहूलुहान कर दिया। सभी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दस्यु बबली उस समय सुर्खियों में आ गया। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते देते बबली कोल दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। और इसी बीच में उसके गैंग की कमान जिसके हाथ में थी बलखड़िया, उसका एनकाउंटर हो जाता है। और एनकाउंटर के बाद गैंग की कमान आ जाती है बबली के पास। अब बबली का आतंक सिर्फ यूपी तक नहीं था, अब बबली पहुंच चुका था एमपी तक। इस वारदात के बाद दहशत का दूसरा नाम बन गया डकैत बबली कोल। डकैत बलखड़िया के पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद गैंग की कमान बबली कोल ने संभाली। पुलिस से बचने के लिए बबली कोल ने भिंड, मुरैना, सतना, चित्रकूट समेत तमाम जिलों में ट्रेंड मुखबिरों को रखना शुरू किया, जिससे पुलिस की पेट्रोलिंग का बबली कोल को पता चल सके। पुलिस के गिरफ्त से बचने के लिए बबली ने अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने की पहल की। अपराध की दुनिया में बबली के कुख्यात होने का एक कारण यह भी था कि वो अपने गैंग के दगाबाजों को पहले ही भांप लेता और उन्हें मौत की सजा देने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। 31 दिसंबर 2012 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राजूपाल पहले बबली कोल का मुखबिर था, बाद में वो पुलिस और एसटीएफ के लिए काम करने लगा। उसके बाद बबली कोल ने इसका काम तमाम करने की ठानी और 2012 में ही राजूपाल की निर्मम हत्या कर पुलिस के मुखबिरों में दहशत पैदा कर दी। – 2012 से लेकर 2016 तक बबली कोल ने दर्जनों हत्याएं और अपहरण कर मोटी रकम वसूली। बबली कोल की दहशत का आलम यह है कि चित्रकूट के बीहड़ में बसे गांव में दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। 22 मई 2016 की शाम इनामी डकैत बबली कोल गैंग से मारकुंडी पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। एसओ ने डकैतों को सरेंडर करने के लिए ललकारा तो डकैतों ने फायरिंग से पलटवार किया। बबली गैंग पुलिस की AK-47 के आगे कमजोर पड़ने लगा और डकैतों को जान बचाकर भागना पड़ा।
पुलिस को यहां से दस्यु बबली कोल का लेटर पैड मिला, जिसका इस्तेमाल वो रंगदारी वसूलने के लिए करता था। चित्रकूट में बबली कोल गैंग की दहशत बरकरार है। 5,30,000 का इनामी डकैत बबली कोल गैंग ने जंगल में लकड़ी और घास काटने आए 7 ग्रामीणों को मार मार कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद जानकारी होने पर पुलिस ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को CHC में भर्ती करवाया। दस्यु बबली कोल गैंग के पास हाईटेक हथियार हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में वो बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा है। बबली कोल के तिलिस्म को तोड़ने के लिए पुलिस को मुखबिरों का नेटवर्क मजबूत कर अपनी कॉम्बिंग की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दस्यु गैंग की दहशत से पुलिस के मुखबिरों का बेहड़ में नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका है। चित्रकूट का डकैत अब यूपी का मोस्ट वांटेड बन चुका है। उसके ऊपर हत्या, अपहरण और बलात्कार के साथ साथ डकैती के दर्जनों मामले दर्ज हैं। अब वो यूपी का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है और उस पर है 5 लाख का इनाम। इसके अलावा MP में भी उसके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम रखा गया है। आपको रहना है इस डकैत से सावधान, और अगर आपको इसके बारे में मिलती है कोई जानकारी तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। इन्वेस्टिगेशन में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और सतर्क, क्योंकि जुर्म करने वाले आपके बीच में रहते हैं, वो आपके अगल बगल रहते हैं। उन पर बनाए रखिए नजर और रहिए सावधान और सतर्क। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद। जब गवाह कर रहे हों गुमराह, जब सबूत देते हैं फरेब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं, डिटेक्टिव माधव तिवारी। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन।